के सामने धर्म बचाने का भाषण देता है, उससे बस एक बात पूछना है कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। जब 370 हटाया जा रहा था तब हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आता था, शाबाश मोदी जी। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पर बात करेंगे जिसने भारतीय राजनीति की दिशा को एक छात्र आंदोलन से बदल दिया। एक ऐसा चेहरा जो बिहार के गांव से निकला और दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में एक राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतीक बन गया। एक ऐसा युवा नेता जो जेल जाने के बाद भी एक राष्ट्रीय हीरो बनकर उभरता है, जिसे देशद्रोह के आरोपों ने भारत का सबसे बड़ा मोदी विरोधी चेहरा बना दिया, जिसने अपनी विचारधारा का गढ़ छोड़कर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अपने विरोधी खेमे में शामिल हो गया। हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार की, एक ऐसा नाम जो संघर्ष, वैचारिक बदलाव और विवाद का पर्याय बन गया। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, उसके जीवन के हर उस पड़ाव को देखते हैं जिसने उन्हें आज का कन्हैया बनाया है। ये कहानी 1987 में बिहार के बेगूसराय जिले के बीहट गांव से शुरू होती है। ये गांव एक ऐसा स्थान है जहां की मिट्टी में ही वामपंथ की खुशबू आती है। ये क्षेत्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। कन्हैया का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, जहां उनके पिता जयशंकर सिंह लकवाग्रस्त है और उनकी मां मीना देवी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। उनके परिवार की वामपंथी विचारधारा ने उनके राजनीतिक सफर की नींव रखी, जो उनके शुरुआती जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। कन्हैया कुमार ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव के स्कूल में पूरी की और बाद में पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स भूगोल में ग्रेजुएट किया। लेकिन यह सब एक बड़े सफर की शुरुआत थी। इसके साथ ही उन्होंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से समाज शास्त्र में एमए की डिग्री ली और फिर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में दाखिला लिया। जेएनयू में रहते हुए उन्होंने अफ्रीकी अध्ययन में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की, जो 2019 में जाकर पूरी हुई। जेएनयू का वामपंथी माहौल उनके विचारों को और मजबूत करने में सहायक साबित हुआ। उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हुई, लेकिन उनकी असली पहचान जेएनयू में बनी, जहां सितंबर 2015 में कन्हैया कुमार को जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया, जिसने उन्हें छात्र राजनीति का एक बड़ा चेहरा बना दिया। लेकिन उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा मोड़ 9 फरवरी 2016 को आया। उस दिन संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए। इस घटना के बाद तत्कालीन जेएनयू अध्यक्ष होने के नाते कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी उनके लिए एक राष्ट्रीय पहचान का प्रवेश द्वार साबित हुई, जिसके बाद 3 मार्च 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने जेएनयू परिसर में एक लंबा और जोशीला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर जमकर हमला बोला। इस भाषण में उन्होंने रातों रात एक राजनीतिक सितारे में बदल दिया। कानूनी मोर्चे पर जेएनयू पैनल ने कन्हैया पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था और दिल्ली पुलिस ने 2018 में इस मामले में कन्हैया, उमर खालिद और अन्य बार भट्टाचार्य सहित 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। हालांकि दिल्ली सरकार से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने में 1 साल से अधिक समय लग गया और आखिरकार फरवरी 2020 में केजरीवाल सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। मार्च 2021 तक अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी थी और आरोपियों को चार्जशीट की प्रतियां उपलब्ध कराने के आदेश दे दिए गए थे। जेएनयू विवाद के बाद कन्हैया को वामपंथ के लिए एक तारनहार के रूप में देखा जाने लगा। 19 अप्रैल 2018 को उन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के लिए चुना गया और 2019 में उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में भी शामिल किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई ने उन्हें उनके गृह जिले बेगूसराय से उम्मीदवार बनाया, जो एक कम्युनिस्ट गढ़ है। यह मुकाबला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ था और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार तनवीर हसन भी मैदान में थे। हालांकि गिरिराज सिंह ने कन्हैया को 4,22,217 वोटों के भारी अंतर से हराया। कहीं न कहीं इस हार ने सीपीआई में उनकी चमक को फीका कर दिया। अब आता है वो समय जब कन्हैया कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया। 28 सितंबर 2021 को कन्हैया कुमार ने सीपीआई से लगभग 17 साल का रिश्ता तोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का चौंकाने वाला फैसला किया। उनके इस कदम के पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को मुख्य वजह माना गया, जो सीपीआई जैसे सीमित जनाधार वाली पार्टी में रहते हुए पूरी नहीं हो सकती थी। कन्हैया ने
ने खुद अपने इस निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि वो कांग्रेस में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। उनका कांग्रेस में जाना एक ऐसे नेता का उदाहरण है जो अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए वैचारिक सीमाओं को पार करने को तैयार है। कांग्रेस ने भी इस कदम को एक युवा और आक्रामक चेहरे के रूप में देखा, जिसका स्वागत राहुल गांधी ने स्वयं किया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, विशेषकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने इन यात्राओं को चुनावी नहीं बल्कि संघर्ष की यात्रा और वैचारिक यात्रा बताया। उनके अनुसार इन यात्राओं का लक्ष्य देश की टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ना, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यात्रा का उद्देश्य देश के लोगों के मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाना है। वहीं कन्हैया के भाषणों का मुख्य विषय भाजपा और आरएसएस की तीखी आलोचना रहा है। वे भाजपा को काली टोपी पहनने वाले लोग कहते हैं जो काले कानून लाते हैं, जबकि कांग्रेस को सफेद टोपी पहनने वाले लोग बताते हैं जो गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने अक्सर इस बात पर जोर दिया कि भाजपा और आरएसएस का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, जबकि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला करते हुए उन्हें लीडर नहीं डीलर बताया। कन्हैया ने नेशनल हेराल्ड केस को भी पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश बताया और केंद्र सरकार पर गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। कन्हैया कुमार के राजनीतिक करियर में कानूनी मामले और विवादित बयान एक केंद्रीय भूमिका निभाते रहे हैं। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें देशद्रोह, गैर कानूनी जनसमूह का सदस्य होना और सरकारी कर्मचारियों पर हमले के आरोप शामिल है। इन कानूनी मामलों ने उनके लिए एक दो धारी तलवार की तरह काम किया है। एक ओर ये उनकी पीड़ित की छवि को मजबूत करते हैं और दूसरी ओर उनके विरोधियों को उन पर लगातार देशद्रोही होने का आरोप लगाने का मौका देते हैं। उनके कुछ प्रमुख विवादित बयान उनकी छवि का हिस्सा बन गए हैं। 8 मार्च को 2016 को उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर में सेना पर महिलाओं से बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा उन्होंने 4 फरवरी 2020 को एक ट्वीट में आरएसएस को धर्म का धंधा करने वाला बताया था। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगे और हम धर्म बचाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से उम्मीदवार बनाया। यह एक महत्वपूर्ण चुनाव था क्योंकि उनका मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद और लोकप्रिय चेहरे मनोज तिवारी से हुआ। इसके बाद अप्रैल 2025 में कन्हैया ने बिहार में पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा का नेतृत्व किया। यह पदयात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास तक जा रही थी और इसे रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। यह घटना बिहार की राजनीति में उनकी निरंतर और सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है। वहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रिपोर्ट्स बताती है कि कन्हैया कुमार को शुरू में महागठबंधन की राजनीति में तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करने से अलग थलग रखा गया था। हालांकि यह भी चर्चा है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से बात कर कन्हैया की भूमिका को मजबूत करने का प्रयास किया है। कन्हैया कुमार की राजनीतिक यात्रा भारतीय राजनीति की बदलती प्रवृत्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक कम्युनिस्ट गढ़ के युवा छात्र से लेकर एक राष्ट्रीय पहचान वाले नेता तक उनकी ताकतें और कमजोरियां उनकी सार्वजनिक छवि के 2 पहलू हैं। उनकी ताकत उनका शानदार भाषण कौशल, युवाओं के बीच उनकी अपील और सत्ता के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत है, लेकिन उनकी यात्रा में कमजोरियां भी स्पष्ट है। उनकी विवादास्पद छवि और लंबी कानूनी मामले उनके विरोधियों को उन पर लगातार हमला करने का मौका देते हैं। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में भी देखा जाता है जो केवल विरोध करना चाहते हैं, शासन करना नहीं। उनका भविष्य कांग्रेस के भीतर उनके कद और आगामी चुनाव में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। ऐसे में क्या कन्हैया कुमार सिर्फ एक फायर ब्रांड नेता बनकर रहेंगे या वे एक व्यापक रूप से स्वीकार राष्ट्रीय चेहरा बन पाएंगे, ये देखना बाकी है। फिलहाल के लिए हमारा शो एक बिहारी सब पे भारी की ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन संघर्ष की ये दास्तान जारी रहेगी। अगले एपिसोड में हम किसी और बिहार की कहानी लाएंगे जो अपने दम पर इतिहास बना रहा है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द मिरर।